नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो राजनीतिक विज्ञान सिविक्स का 4 चैप्टर है न्यायपालिका, इस अध्याय के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ इस अध्याय को विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और कहीं भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा 4 चैप्टर है न्यायपालिका, इस अध्याय का नाम है, इस अध्याय में हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, ये आप समझ के चलिएगा। हर अध्याय को पढ़ने से पहले उसके हेडलाइन को समझिएगा। ठीक है, कि क्या होता है। ठीक है, देखिए कि यह अध्याय का नाम न्यायपालिका ही क्यों रखा गया। देखिए, इसमें हमें न्यायपालिका के बारे में कुछ बताया जाएगा इसी कारण से। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जाता है, समझिएगा। कहा जाता है पिछले अध्याय में हमने कार्यपालिका और विधायिका के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, जो पिछले अध्याय हमारा जो था जिसमें हमने कार्यपालिका और विधायिका के बारे में अध्ययन किया, और आगे कहा जाता है इस पार्ट में हम भारत के न्यायपालिका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और भारत को आम कानून, भारत की नागरिक न्यायपालिका को अंग्रेजों ने अपने वैश्विक शासन के दौरान लागू किया था और इस प्रणाली को आम कानून व्यवस्था के रूप से जाना जाता है। देखिए, जो हमारा भारत का कार्यपालिका है और जो हमारा जो नियम हमारा जो पहले बनाया गया था वो हमारा अंग्रेजों के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है और उसको हम लोग क्या कहते थे, औपनिवेशिक शासन में चलता रहा था, लेकिन अभी जो है उसे आम कानून के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे कहा था जिसमें न्यायाधीश अपने फैसला आदेशों और निर्णयों से कानून की रक्षा करता है। ठीक है, और आगे कहा था विभिन्न तरह के अदालतें देश में कई स्तर की न्यायपालिका बनती है और भारत की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जो सबसे हमारा भारत का जो हेड है कोर्ट में से वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, फिर आगे कहा था जो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे जिला अदालत और उनकी अधीनस्थ अदालत में होती है, जिनके निचले अदालत कहा जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि आप समझिएगा कि पहले हमारा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हमारा जो हमारा जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है। जैसे हमारा राज्य झारखंड है। ठीक है, तो झारखंड में हमारा क्या है, झारखंड हाई कोर्ट है। फिर झारखंड, आप जिस जिला में रहते हैं उस जिला का जो आपका कोर्ट है, तो पहले क्या है हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर हमारा राज्य का हाई कोर्ट, उसके बाद फिर जो हमारा जो उसका नीचे क्या आ जाएगा, आपका देश का जो कोर्ट होता है। ठीक है, आपका जो जिला का सिटी का होता है वो। ठीक है, अब देखिए अगला कहा जाता है हमारा न्यायपालिका की भूमिका। जो न्यायपालिका होती है वह उसका क्या भूमिका होता है समझिएगा। कहता है जब किसी कानून का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो हमारा न्यायपालिका होती है वो अगर कोई भी हमारा नियम, अगर मौलिक अधिकार को लेकर कोई भी नियम हमारा अगर उल्लंघन हो रहा है तो सबसे पहले जो हमारा कौन आता है, न्यायपालिका आता है और हमारे कानून के उल्लंघन होने से बचाता है। ठीक है, और न्यायपालिका के कार्य समझिएगा। कहा जाता है न्यायपालिका के कार्य 2 कार्य है। ठीक है, समझिएगा। कहा जाता है विवादों का निपटारा करना और न्यायपालिका नागरिक व सरकार, 2 राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। कौन, न्यायपालिका। यानी कि जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो इसे सुलझाने का प्रयास करता है और ये इसका कार्य होता है। फिर अगला इसका दूसरा भाग है, कहता है नागरिकों के अधिकार एवं संविधान के रक्षा के लिए कार्य करता है न्यायपालिका। और तीसरा हमारा है न्यायिक समीक्षा और संसद द्वारा पारित कानून आदि संसदीय संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है और यह न्याय समीक्षा कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि न्यायपालिका का क्या कार्य है। और अब देखिए भारत में न्यायिक व्यवस्था की संरचना। सबसे पहले हमारा कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, फिर राज्य में उच्च न्यायालय, फिर जिला में अधीनस्थ न्यायालय। यानी कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर उस स्टेट का हाई कोर्ट, उसके बाद जिला का कोर्ट। ठीक है, इस प्रकार से होता है। जैसे कि समझिएगा प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के नीचे अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री के नीचे देखा जाए तो हमारा गांव का जो पंचायत होता है उसमें हमारा क्या होता है, मुखिया होता है। इस प्रकार से होता है। ठीक है, यानी कि छोटा से बड़ा, फिर बड़ा से छोटा होते हुए आते जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है समझिएगा। कहा जाता है भारत की स्वतंत्रता के बाद 28 जनवरी 1950 को
यानी कि 26 जनवरी, 2 दिन के बाद ही 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। और 28 जनवरी को जो है सो क्या हुआ था हमारा मतलब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जो सो क्या हुआ था, स्थापना की गई थी दिल्ली में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना नई दिल्ली में 28 जनवरी 1950 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना की गई थी। और स्थापना के बीच ही भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान ही सर्वोच्च न्यायिकी प्रणाली के प्रीवी काउंसिल और संघीय अदालत खत्म हो गए और सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 30 न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों की सेवा नियुक्ति की उम्र 65 वर्ष होती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जैसे कि देखिए पढ़ा लिखा ही व्यक्ति जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जो कानून का जानकार होता है, लेकिन अगर जो उसे मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति सबसे पहले मनोनीत किए थे। और अभी भी अगर जैसे कि जो पढ़ लिख के जाता है तो उसे शपथ अभी जो है सो राष्ट्रपति उसे दिलाते हैं। किसको? सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए उन लोगों को, और उसके नीचे 30 और कार्य करते हैं। और ये हमारा देख सकते हैं आप फिगर में कि ये सुप्रीम कोर्ट हमारा है जो दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में है। फिर आगे कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर काम करती है। कि भारत में जो लोगों पर मौलिक अधिकार दिया गया है उन मौलिक अधिकार पर कोई किसी प्रकार का हानि ना हो, उन पर बहुत ज़्यादा कार्य करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और देश के विभिन्न सरकार के बीच विवादों का निपटारा करती है। जैसे कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच जो लड़ाई चलती है या दो राज्य सरकारों के बीच लड़ाई चलती है, मुठभेड़ चलती है, उसके निपटारा करता है। फिर आगे कहता है इसके पास अपने द्वारा पहले से किए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है। और साथ ही यह किसी एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट या एक जिला कोर्ट से दूसरे जिला कोर्ट में मामले को हस्तांतरित भी कर सकती है। आगे कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलाय न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। यानी कि हमारा देश का सबसे बड़ा अगर अपील करने का जो न्यायालय है वो हमारा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है उच्च न्यायालय सबसे उच्च अपील अदालत है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों को खिलाफ अपील सुनता है। लेकिन राज्य के बीच के विवादों या मौलिक अधिकार और मानव अधिकार के गंभीर उल्लंघन के संबंध में याचिका को उत्तम न्याय के समीक्षा सीधे रख सकता है। कहने का अर्थ ये बनता है मौलिक अधिकार हमारा जो होता है और उसे जो सो उल्लंघन ना हो, उसे जो सो लेकर हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट, वो बहुत ही उस पर क्या करता है? काम करता है। फिर आगे कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कार्यवाही एवं अन्य कामकाज को चिर अस्थायी बनाने के लिए अभिलेख के रूप में संरक्षित रखा जाता है। और इस प्रकार के अभिलेख को उच्च न्यायालय या निचली अदालत के लिए कार्यवाही के दौरान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और यही कारण है कि इसे अभिलेखीय न्यायालय भी कहा जाता है, ठीक है। इसी कारण से इसे अभिलेखीय न्यायालय भी इसे कहा जाता है। और हमारा ये झारखंड का उच्च न्यायालय है। देखिए आपने सबसे पहले हाई कोर्ट देखा, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, ठीक है। अब हमारा उच्च न्यायालय जो हमारा स्टेट में होता है वो, ठीक है। और ये हमारा झारखंड का उच्च न्यायालय है, ठीक है। समझिएगा कहा जाता है संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही संघ क्षेत्र के लिए ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। और राज्य स्तर पर सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति हाई कोर्ट के पास होती है। और देश में 24 हाई कोर्ट है। और 1862 में स्थापित कोलकाता, वर्तमान में कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। और अगर देश का सबसे पुराना अगर न्यायालय देखा जाने की कोर्ट देखा जाए तो कोलकाता है, ठीक है। और हमारा पूरा देश में 24 हाई कोर्ट है। फिर आगे कहा जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। और जो उस राज्य का, जैसे कि झारखंड राज्य है तो यहाँ का जो राज्यपाल होता है उस न्यायालय का जो बनता है यानी कि न्यायाधीश जो बनता है, जो जज बनते हैं, उन्हें जो हमारा राज्यपाल होते हैं उन वो शपथ दिलाते हैं, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है न्यायाधीश को उसी राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। और
फिर आगे कहा जाता है जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित और सभी उच्च न्यायालय भारत सरकार के सर्वोच्चतम न्यायालय के अधीन होता है। और आगे कहा जाता है कि हमारा जो उच्च न्यायालय राज्य का होता है वो सभी उच्च न्यायालय यानी कि जो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसके नीचे ही काम करता है। फिर आगे कहा जाता है राष्ट्रपति आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है अथवा अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकती है। और राज्य या समूह की अपील प्रधारी होने के नाते हाईकोर्ट के पास सर्वोच्च न्यायालय की तरह अधिक व अधिकार व शक्ति प्राप्त होता है। और उच्च न्यायालय राज्य में मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। ठीक है, जो उच्च न्यायालय होता है वह राज्य में हमारा मौलिक अधिकार जो होता है उसको रक्षा करता है। फिर आगे कहा जाता है उच्च न्यायालय को अपने अधीन स्थान और न्यायालों में नियुक्ति पदोन्नति और पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। और आगे की कक्षा में आप उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारों व कार्यों को विस्तार के रूप में जानेंगे। ठीक है, जो हमारा उच्च न्यायालय का होता है। फिर आगे हमारा कहता है जिला व अधीनय न्यायालय, यानी कि जो हमारा जिला का होता है। देखिए, पहले हाई कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमारा हाई कोर्ट आया और हाई कोर्ट के नीचे हमारा क्या आता है, जिला का कोर्ट। ठीक है, और इस प्रकार से भारत में हर राज्य में इस प्रकार से नियम चलता है। आगे कहा जाता है उच्च न्यायालय के अधीन जिला तथा अधीनय न्यायालय आते हैं और इनका प्रशासन जिला स्तर पर होता है। और जिले का क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय के पास होता है। और सिविल मामलों का संचालन करते हुए जिला जज और आपराधिक मामलों के न्यायालय का संचालन करते समय सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। और राज्य सरकार द्वारा मेट्रोपोलिट के रूप में जो मान्यता प्राप्त शहरों या इलाके के जिला अदालत में अध्यक्षता करने पर उन्हें मेट्रोपोलिटन न्यायाधीश के रूप में संबोधित किया जाता है। और जिला न्यायाधीश हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बाद सबसे बड़ा न्यायाधीश जो सो अधिकारी होता है। और जिला अदालतों का भी अधीनय अदालत और अदालत जैसे अनुमंडल अदालत तथा अधिकार रहते हैं। और निचले अदालत में सिविल मामलों को देखने के लिए आरोही क्रम में जूनियर सिविल जज और हाई प्रिंसिपल और कोर्ट प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज और कोर्ट वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट देखते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि हमारा जो जिला में होता है वो हर मामले में अलग अलग जज होता है। जैसे कि अगर आपका ज़मीन का मामला लेकर जाते हैं जैसे कि अदालत में अपील करने, तो क्या होता है कि वहाँ आपको अलग जज मिलेगा। अगर मारकाट जैसे कि मर्डर का केस है तो उसमें भी अलग होगा। और जैसे कि चोरी किया आपने चोरी किया है, यानी कि जिस गलती आपने किया है उन सब का अलग अलग जज होता है। ठीक है, तो उन सब का जो जज होता है वो अलग अलग जो सो कार्यों को, यानी कि आपकी गलतियों को लेकर फैसला देता है, जो हमारा जिला में होता है। ठीक है, और आप जिला का न्यायालय देख सकते हैं, किसी जिला का या क्या है न्यायालय है। ठीक है, आप देख सकते हैं किसी जिला का या क्या है न्यायालय है। अब आगे देखते हैं, कहा जाता है ये एक कहानी है। ठीक है, और इस कहानी को आप पढ़ के समझ सकते हैं, किसी का कहानी होगा। और अगला हमारा है दीवानी। देखिए, दीवानी कहा जाता है दीवानी सिविल एवं फौजदारी मामला। ठीक है, कहा जाता है दीवानी कानून सिविल दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जमीन की बिक्री संबंधी विवाद, वस्तुओं की खरीदारी और किराया और तलाक संबंधित मुकदमों का निपटारा किया जाता है। किसमें, जो हमारा दीवानी कानून होता है सिविल में होता है इसको। ठीक है, सिविल जो हमारा होता है। अब अगला हमारा फौजदारी कानून। कहा जाता है फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। ठीक है, जिन्हें कानून में क्या होता है अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, डकैती, दहेज प्रताड़ना और आदि के मामलों में। ठीक है, ये सब हमारा क्या है फौजदारी कानून है। अब फिर हमारा अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होता है। कहा जाता है हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। और इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका
जैसे राज्य की अन्य शाखाएं और नगर पालिका न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती है। और अदालतें विधा विधायिका एवं कार्यपालिका के अधीन नहीं होता है, ठीक है। और ना ही इस संस्थानों के स्वार्थ के लिए काम करता है, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, न्यायपालिका होता है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दुरुपयोग करने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा तो होती है, लेकिन बाद में उन पर न्याय देने के संदर्भ में कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। कि कोई न्यायाधीश एक बार नियुक्ति हो जाता है, जज या जज बन जाता है, तो उसे हटाना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। अब अगला कहा जाता है भारत का हर एक व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। भारत के हर एक व्यक्ति जो सो क्या कर सकता है, न्यायालय की शरण में जा सकता है, अदालत की शरण में जा सकता है। आगे कहा जाता है संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अदालत में न्याय मांगने का अधिकार है। और न्यायालय जो सो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है, ठीक है। और न्यायालय की सुविधा सभी लोग के लिए उपलब्ध है। सही बात है, ऐसा नहीं है कि न्यायालय के लिए जो सो किसी को लिंग या जाति पुरुष पर बांटा गया है, ऐसा नहीं है। आप अगर किसी भी जात का है, किसी भी लिंग का है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। न्यायालय यानी कि कोर्ट घर, ठीक है, किसी भी मामले को लेकर। अगला हमारा है जनहित याचिका। कहा जाता है गरीब लोगों के लिए न्यायालय में जाना मुश्किल होता है और कानून प्रक्रिया में अधिक पैसा और कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। और कहा जाता है और उसमें समय भी काफ़ी लगता है। और ऐसे व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना हो और उसका पूरा परिवार दैनिक मजदूर से चलता हो, तो उसे न्यायालय में जाने और न्याय पाने के लिए उम्मीद में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और यही कारण कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो सो 1980 के दशक में जनहित याचिका और PIL की व्यवस्था की, ताकि अधिक से अधिक लोगों की पहुंच न्यायालय तक हो सके। कहने का अर्थ ये बनता है जो गरीब लोग होते हैं वो न्यायालय तक अगर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि न्यायालय में पहुंचना बहुत ही खर्च होता है, पैसा कागज कार्रवाई करने में, तो उनके लिए जो सो जनहित याचित होता है और उनसे वो अपील करते हैं। फिर आगे कहा जाता है किसी व्यक्ति या संस्था को जनहित याचित दायरा करने का अधिकार दिया गया हो। और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि जनहित याचित दायरा करने वाले व्यक्ति को अधिकार का हनन हो रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति का संस्था को यह लगता है कि किसी कानून या व्यवस्था से लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह जनहित याचित उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जो सो दायरा कर सकता है। अगला हमारा न्यायालय ने कानून प्रक्रिया को सरल बना दिया है। और आगे कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचित माना गया है। और शुरुआती वर्षों में बहुत सारे मुद्दों को जनहित याचित के द्वारा निष्पादित किया गया था। और वैसे बंधुआ मजदूर, जैसे कि बंधुआ मजदूर को अमनसी शर्म के मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किया गया। और कैदियों को रिहा करने के लिए जनहित याचित दायरे में ली गई। कहने का अर्थ ये बनता है कि अगर आप किसी से बंधुआ मजदूर करवाते हैं, ज़बरदस्ती कुछ भी करवाते, तो उनमें अगर आप पर केस होता है, तो आपको जो सो जल्दी बेल भी नहीं मिलता। और ये जनहित याचित का क्या एक फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग यहाँ जो सो काम करते हुए और किस प्रकार क्या है सो आप देख सकते हैं। आगे कहा जाता है क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को मिलने वाला दोपहर का भोजन मिड डे मील की व्यवस्था भी एक जनहित याचित के फलस्वरूप के रूप में ही है। और नीचे दी गई चित्रों में देखिए एवं उनमें संबंधित बातों को पढ़िए कि किस प्रकार से क्या है। कहा जाता है जो हमारा का पॉइंट है उसमें कहा जाता है वर्ष 2011 में राजस्थान और उड़ीसा में
पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों का सामना जो सो भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया। फिर दूसरा हमारा सरकारी गोदाम अनाजों से भरे पड़े हैं और बहुत सारा गेहूं चूहे की भेंट चढ़ रहा है। तीसरा हमारा इस स्थिति को देखते हुए पीड़ित यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी नामक एक संगठन में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दायरे को इस याचिका में कहा गया था कि भोजन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्जित जीवन के मौलिक अधिकारों में शामिल है और राज्य में संसाधन कम होने के कारण भोजन की उपलब्धता कराने के लिए अपनी असामर्थ्य व्यवस्था की गई। और सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की दलित को खारिज करते हुए आदेश दिया कि राज्य का दलित बनना यह भी सभी लोगों का जो सो बहुत ही गलत बात है। और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारा जो यह अध्याय जो सो क्या होता है, समाप्त होता है। जो चौथा अध्याय हमारा था न्यायपालिका, यह अध्याय समाप्त होता है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो सो इसका क्वेश्चन आंसर जो अभ्यास का है उसका लिंक दिया हुआ है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लिंक दिया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल पर अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।